कि एलपीए असल में बड़ी संस्थाओं के लिए ना एक पॉज बटन की तरह काम करती है। पॉज बटन? वो कैसे? मतलब जब सिंगल जज का फैसला उनके खिलाफ जाता है तो वो उसे लागू करने के बजाय 2 या उससे ज्यादा जजों की बड़ी बेंच के सामने चुनौती दे देते हैं। डीयू यहाँ एक जिम्मेदार एम्प्लॉयर की तरह नहीं, बल्कि खुद को बचाने के लिए बस समय खींचने की रणनीति अपना रहा था। और यहीं से तारीखों का वो चक्रव्यूह शुरू होता है, जैसे समझना किसी भी इंसान के लिए हताशा से भरा है। 2025 की ही क्रोनोलॉजी देख लीजिए। हाँ, वो बहुत फ्रस्ट्रेटिंग है। 30 जुलाई 2025 को कोर्ट ने 28 अगस्त की तारीख फिक्स की फाइनल हियरिंग के लिए। लेकिन 14 अगस्त को डीयू ने तारीख बदलने की मांग कर दी और सुनवाई सीधे 22 सितंबर कर दी गई। और 22 सितंबर को जो हुआ वो तो और भी हैरान करने वाला था। डीयू के वकील कोर्ट में आते हैं और कहते हैं कि उन्हें प्रशासन से कुछ और इंस्ट्रक्शंस लेने हैं। ये इंस्ट्रक्शंस लेने का क्या खेल है? क्या वो बिना तैयारी के आ गए थे? लीगल प्रैक्टिस में इंस्ट्रक्शंस लेने का मतलब है वकील जज से कहता है कि उससे अपने क्लाइंट से इस नए डेवलपमेंट पर बात करनी है। पर सच कहूं तो ज्यादातर इसका इस्तेमाल जानबूझकर सिर्फ अगली डेट लेने के लिए किया जाता है। और इसी डेट लेने के चक्कर में मामला 29 अक्टूबर 2025 तक टल गया। अब 29 अक्टूबर की तारीख इस पूरे केस का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। बिल्कुल। उस दिन जस्टिस दिनेश मेहता और जस्टिस विमल कुमार यादव की बेंच ने बहुत सख्त टिप्पणी की थी। हाँ, उन्होंने साफ कहा कि भाई ये तो लोअर पे स्केल की भर्तियां हैं, लैब अटेंडेंट और लाइब्रेरी अटेंडेंट की। मतलब इनके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सिर्फ 10वीं पास है। तो कोर्ट ने पूछा कि इस लेवल की जॉब के लिए एनटीए का एग्जाम रद्द करके इतनी अनावश्यक जांच पड़ताल की क्या जरूरत है? और मजे की बात यह है कि कोर्ट ने डीयू के सारे तर्कों को खारिज कर दिया था, पर फिर भी डीयू ने एक नया प्रपोजल रख दिया कि वो खुद कैंडिडेट्स का एक रीटेस्ट लेना चाहते हैं। मतलब ये तो बेतुकी बात है ना, एक बार एग्जाम पास कर लिया तो दोबारा टेस्ट क्यों? मेरी उलझन यही है, जब 29 अक्टूबर को जजों को पूरी तरह क्लियर हो गया था कि डीयू गलत है, तो उन्होंने उसी दिन फाइनल ऑर्डर क्यों नहीं पास कर दिया? ये सवाल बहुत वाजिब है। क्या हमारा सिस्टम सिर्फ रोस्टर चेंज और नेक्स्ट डेट्स का मोहताज है? जब सब ट्रांसपेरेंट था तो हथौड़ा मारकर फैसला क्यों नहीं सुनाया गया? देखिए, इसका जवाब हमारी न्यायिक व्यवस्था के ड्यू प्रोसेस में छिपा है। जज ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि दूसरे पक्ष को ये कहने का मौका न मिले कि उनकी बात नहीं सुनी गई। अच्छा, तो उन्हें डर था कि डीयू सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा? हाँ बिल्कुल। अगर हाई कोर्ट एक तरफा फैसला दे देता तो डीयू सुप्रीम कोर्ट में जाकर कहता कि हमारा प्रपोजल तो सुना ही नहीं गया, और सुप्रीम कोर्ट केस को वापस हाई कोर्ट भेज देता। इस बैक एंड फोर्थ से बचने के लिए जज हर पक्ष को पूरा मौका देते हैं। पर यही ड्यू प्रोसेस तो इन संस्थाओं के लिए समय बर्बाद करने का हथियार बन जाता है। एकदम सही। और इसी एक छोटे से मौके की वजह से मामला 4 नवंबर, फिर 11 नवंबर और फिर 11 दिसंबर 2025 तक टलता चला गया। और इस टाइम वेस्टेज का सबसे बुरा रूप हमें 2026 की शुरुआत में देखने को मिलता है। 11 दिसंबर और 7 जनवरी को डीयू के मेन लॉयर कोर्ट आई ही नहीं। हाँ, उनकी जगह सिर्फ प्रॉक्सी काउंसिल आ गए। ये प्रॉक्सी काउंसिल मतलब जूनियर वकील ना, जिनका काम सिर्फ डेट मांगना होता है। ये एक और इंस्टीट्यूशनल गतिरोध है। बड़े वकीलों को अपनी सुविधा के हिसाब से काम करने की छूट मिल जाती है, पर नुकसान उस कैंडिडेट का होता है जिसका करियर अटका है। तो इसी प्रताड़ना से परेशान होकर फाइनली कैंडिडेट्स के वकील ने 3 फरवरी 2026 को एक बहुत स्ट्रांग स्टेप लिया। उन्होंने स्पीडी डिस्पोजल के लिए अर्जेंसी एप्लीकेशन लगा दी, CMAPPL 7218। और थ्योरी में तो ये बहुत सफल रही। हाँ, चीफ जस्टिस की बेंच ने इसे 10 फरवरी के लिए लिस्ट किया और उस पे हाई ऑन बोर्ड लिख दिया। हाई ऑन बोर्ड लीगल भाषा में बहुत बड़ी बात है। इसका सीधा मतलब है कि कोर्ट की कार्यवाही शुरू होते ही सबसे पहले इस केस को सुना जाएगा। ये सर्वोच्च प्राथमिकता है। पर अफसोस कि ये राहत सिर्फ कागजों तक ही रही। 9 फरवरी यानी हियरिंग से ठीक एक दिन पहले डीयू के वकील मिस्टर संजय जैन एक एडजर्नमेंट स्लिप लगा देते हैं। और कारण क्या था? उनके परिवार में किसी की शादी थी। मतलब ये तो हद है। कैंडिडेट्स के वकील यूएस गौतम ने बाकायदा लिखित में ऑब्जेक्शन फाइल किया। उन्होंने कहा कि पहले आप प्रॉक्सी भेज रहे थे, अब शादी का बहाना है। हमारे कैंडिडेट्स और इंतजार नहीं कर सकते। लेकिन जमीनी हकीकत में क्या हुआ? वही 10 फरवरी को सुनवाई नहीं हुई, मामला 26 फरवरी और फिर 17 मार्च तक खिसक गया। ये कितनी अजीब बात है ना। लीगल थ्योरी में उनकी अर्जेंसी एप्लीकेशन जीत गई, हाई ऑन बोर्ड का ठप्पा लग गया, पर प्रैक्टिस में एक शादी का फंक्शन किसी की नौकरी के कई महीने खा गया। यही सिस्टम की कठोर सच्चाई है। एक तरफ आम उम्मीदवार है जिसके लिए एक एक दिन भारी है, और दूसरी तरफ बड़ी संस्था है जिसके लिए एडजर्नमेंट स्लिप बस एक नॉर्मल कागजी काम है।
जजों और वकीलों का जो प्रोफेशनल शिष्टाचार है ना, वो कई बार न्याय की गति पर भारी पड़ जाता है। और जैसे ये सब कम था, एक आखिरी और सबसे तगड़ा झटका लगता है बार काउंसिल की हड़ताल का। स्पेशल सैटरडे वाला मामला। हाँ, 17 मार्च को कोर्ट ने आज की तारीख दी थी, यानी 4 अप्रैल 2026। लेकिन 2 अप्रैल को दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने एक नोटिस निकाल दिया कि वो हर महीने के पहले और तीसरे शनिवार को काम से विरत रहेंगे, मतलब हड़ताल पे रहेंगे, क्योंकि इससे उनका प्रोफेशनल शेड्यूल बिगड़ रहा था। और आज 4 अप्रैल है, महीने का पहला शनिवार। नतीजा वही ढाक के 3 बात। या तो केस नॉट रीच्ड हो गया, या हड़ताल के चलते सुना ही नहीं गया। ये इंस्टीट्यूशनल बॉटलनेक्स का परफेक्ट एग्जाम्पल है। ये तो जले पर नमक छिड़कने वाली बात हो गई यार। बार काउंसिल की मांगे जायज होंगी, पर उसका खामियाजा वो लोग क्यों भुगते हैं जो अगस्त 2023 से अपनी ज्वाइनिंग का वेट कर रहे हैं? देखिए, न्याय प्रणाली सिर्फ जज और वकीलों से नहीं चलती। रजिस्ट्री, बार एसोसिएशन, प्रशासन, सब अलग अलग पहिए हैं। एक भी पहिया जाम हुआ तो पूरी गाड़ी रुक जाती है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि अब आगे का रास्ता क्या है? अगर हाईकोर्ट में ये प्रॉक्सी वकील, एडजर्नमेंट स्लिप और हड़तालें ऐसे ही चलती रहेंगी, तो समाधान कहाँ है? समाधान हमारे संविधान के सबसे मजबूत हिस्से में है। अगर लीगल रीजनिंग की बात करें तो इस तरह की अंतहीन देरी सीधे तौर पर आर्टिकल 21 का उल्लंघन है। आर्टिकल 21 मतलब राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी? बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि स्पीडी जस्टिस कोई सुविधा नहीं है, ये आर्टिकल 21 के तहत आपका मौलिक अधिकार है। बिना गलती के इतने साल लटकाना बुनियादी अधिकारों को कुचलना है। इसका मतलब है कि हाईकोर्ट के इस दलदल से निकलने के लिए ऊपर एक रास्ता मौजूद है? हाँ, ऐसे मामलों में सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी होती है आर्टिकल 126 के तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना, जिसे हम स्पेशल लीव पिटिशन या SLP कहते हैं। पर यहाँ एक डाउट है, सुप्रीम कोर्ट मेरिट पर थोड़ी ना फैसला करेगा कि कौन सही है कौन गलत? नहीं, मेरिट पर तो हाईकोर्ट ही तय करेगा। सुप्रीम कोर्ट जाने का असली मकसद है एक टाइम बाउंड डायरेक्शन हासिल करना। अच्छा, टाइम बाउंड डायरेक्शन मतलब क्या? वो हाईकोर्ट को डेडलाइन दे देंगे? एकदम सही। सुप्रीम कोर्ट यह आदेश दे सकता है कि हाईकोर्ट इस केस को हर हाल में अगले 4 या 6 हफ्तों में निपटाए। वाह! और जब देश की सबसे बड़ी अदालत से ऐसा कोई ऑर्डर आता है, तो नीचे कोई प्रॉक्सी वकील या किसी की शादी की स्लिप या हड़ताल काम नहीं आती होगी? बिल्कुल नहीं। हाईकोर्ट फिर कानूनी रूप से बाध्य हो जाता है उस मामले को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के लिए। ये तो बहुत लॉजिकल और स्ट्रांग मूव है। अगर मैं इसे एक एनालॉजी से समझाऊं तो ये ऐसा है कि आप एक पैसेंजर लोकल ट्रेन में बैठे हैं, ट्रेन हर छोटे सिग्नल पर रुक रही है, कभी गार्ड नहीं है, कभी लाइन क्लियर नहीं है। फ्रस्ट्रेशन का लेवल बढ़ता जाता है। हाँ, तो एक पॉइंट के बाद आपको अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए स्टेशन पर उतर के सीधे एक्सप्रेस ट्रेन पकड़नी ही पड़ती है। आर्टिकल 126 का यूज करके सुप्रीम कोर्ट जाना कोई हताशा का कदम नहीं है, ये एक बहुत ही पॉजिटिव और आक्रामक लीगल स्टेप है। और सुप्रीम कोर्ट उस एक्सप्रेस ट्रेन के गार्ड की तरह है जो आगे के सारे लाल सिग्नल हरे कर देता है। ये न्याय का इंतजार करने के बजाय उसे छीन कर लाने का एक एक्टिव तरीका है। बिल्कुल। तो इस पूरी चर्चा को समेटते हुए हम अपने श्रोताओं, खासकर जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हमें सुन रहे हैं, उन्हें एक सीधा मैसेज देना चाहते हैं। हाँ, ये बहुत जरूरी है। देखिए, इतने लंबे समय तक बिना अपनी किसी गलती के इंतजार करना मेंटली और फाइनेंशियली बहुत तोड़ देने वाला होता है। लेकिन अब हार मानने का समय नहीं है। एकदम नहीं। आपके पास सच्चाई और मेरिट लिस्ट के डॉक्यूमेंट्स की ताकत है। हाँ, सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को अपनी कानूनी लड़ाई में और मजबूत होकर अब ऊपरी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाहिए। और जाते जाते मैं एक बहुत ही प्रोवोकेटिव थॉट छोड़ना चाहूंगा हम सबके लिए। हाँ, प्लीज बताइए। हमें इस बात पर गंभीरता से सोचना होगा कि जब संस्थाएं जैसे कि DU बिना किसी ठोस कारण के युवाओं के करियर के इतने साल बर्बाद कर देती हैं, तो क्या हमारे न्याय शास्त्र में उन पर इस डिले की कॉस्ट या हर्जाना लगाने का कोई कड़ा नियम नहीं होना चाहिए? ये बहुत वैलिड पॉइंट है। मतलब क्या सजा सिर्फ इंतजार करने वाले उस बेकसूर कैंडिडेट को ही मिलनी चाहिए? जब तक ऐसी संस्थाओं पर भारी जुर्माना नहीं लगेगा, सिस्टम की खामियां ऐसे ही निर्दोष लोगों को पीसती रहेंगी। बिल्कुल। जब तक जिम्मेदार लोगों को इस देरी की कीमत नहीं चुकानी पड़ेगी, तब तक शायद न्याय अधूरा ही रहेगा। आप लोग इस विचार पे जरूर सोचिएगा। आज के इस डीप डाइव में बस इतना ही। आगे भी हम ऐसे ही अहम मुद्दों पर बात करते रहेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और अपनी लड़ाई मजबूती से लड़ते रहें। विदा।